Hello guys, welcome to JKJ classes. I welcome to you my channel. Now let's begin with the new chapter, class 9th, work and energy. वर्क एंड एनर्जी। मैं इस चैप्टर को समझने के लिए ये जो मेरा वीडियो है इसको आप शुरू से आखिर तक देखिए। और इस चैप्टर की वेटेज कितनी है कि एग्जाम में पेपर में लगभग इसमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्या क्या है इसमें? वर्क की डिफाइन है, वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या एक्टिविटी होती है, क्या उसका सेल होता है, और एनर्जी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द एनर्जी कन्वर्जन लॉ। द एनर्जी कन्वर्जन लॉ। देखिए, हम लोग वर्किंग करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। कोई हार्डवर्क करता है, कोई सॉफ्टवर्क करता है। वर्किंग करने का मतलब क्या होता है? काम करना। जैसे बातें करना, लड़ना भिड़ना, खेलना, ये किसमें वर्क में काउंट नहीं होता है। वर्क मैथमेटिक्स है जहाँ पर कुछ वर्क हुआ हो। कैसे? आपने देखा होगा कि घर पे कहा था काम कीजिए, क्या करते हो? कुछ तो काम आप ईमानदार से करते हो, कुछ नंबर 2 से करते हो। समझ में क्या? बैकडोर से कि वर्क करोगे तो बहुत शायद देखो, अगर वर्क हार्ड करोगे तो गुड मार्क्स आएंगे, नहीं करो कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार हम जो साइंटिफिक है कि जब हम ऑब्जेक्ट पर किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस में चेंज होता है, उसे डिस्प्लेसमेंट साइंटिफिक लैंग्वेज में। अगर हमने किसी बॉक्स पे कुछ फोर्स अप्लाई किया है और उसकी पोजीशन चेंज होती है तो वो डिस्प्लेसमेंट काउंट होती है। क्या जो फोर्स का फार्मूला क्या दोस्तों, क्या है? फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सलेशन। यहाँ हम एक्सलेशन को एस से क्या रिप्लेस करेंगे? एस क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। द F इज इक्वल टू एम इंटू एस। ये हमारा एम क्या होता है? मास ऑब्जेक्ट। एस होता है डिस्टेंस जो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो क्या हो, ये W इज इक्वल टू एफ एस। जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा वर्क का फार्मूला होता है। इसी समय वेट का आता है, वजन का आता है। क्या आता है? W इजिकल टू F इजिकल टू एम ए। W इजिकल टू एम ए को हमने G से रिप्लेस कर दिया। G क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या हो गया? W इजिकल टू एम जी। तो क्या होता है? मास ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटेशन। तो इसका एसेंट क्या होता है? जो हमारा वर्क का फार्मूला होता है W इजिकल टू F इंटू एम इंटू एस। एम इंटू एस वो क्या हुआ? क्या होता है? जूल होता है। जूल, मिस्टर रॉबर्ट जूल थे, आपने रखा। वर्क का फार्मूला जूल, JOULE, जूल। और जो वेट होता है वो किलोग्राम के हिसाब से आता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए कि वर्किंग क्या होता है। जैसे खेलना होता है, वर्किंग में कौन नहीं होता। आपने 2 घंटे पढ़ाई करी, वो वर्किंग नहीं आएगी। मैथमेटिकली आपने क्या काम किया वो उसमें काउंट होता है। वर्क क्या है? जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी कितना उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये इसका वर्किंग, ये क्या होता है? ये वर्क में काउंट होता है। कभी आपने देखा होगा वर्किंग में लोग कहते हैं वर्किंग क्या, वर्किंग उसमें नहीं होता है। वर्किंग मैथमेटिक्स आपने कितना काम किया। ये 2 घंटे बोला उससे मतलब नहीं है। 2 घंटे में मैंने आपको कितने नॉलेज वाली बातें कही हैं, ये आपको काउंट करना होता है। ये हमारा वर्क काउंट होता है। अब इसी से रिलेटेड एक शब्द आता है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? किसी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की वर्क करने की कैपेसिटी को क्या कहते हैं? एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी बहुत सारी होती है। हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत सी होती है। बट हमारे जो इस सिलेबस में है, 2 तरह की एनर्जी काउंट की गई है। पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, जो मूविंग ऑब्जेक्ट के कारण होती है। दूसरी होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, वो पोजिशन के हिसाब से होती है। क्या बताया आपको ने? पहली होती है काइनेटिक एनर्जी, बोलते हैं गतिज ऊर्जा। वो क्या होती है कि कोई ऑब्जेक्ट है मूवमेंट में है तो वो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में काउंट होगा। जैसे कोई गाड़ी है चल रही है, वो किसमें आएगी? काइनेटिक एनर्जी में आएगी।
और कोई गाड़ी है चलने स्टार्ट है बट स्टॉप पोजिशन में, वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में आएगी। या फिर फॉर्मूला काइनेटिक का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है? मास ऑब्जेक्ट, वी होता है वेलोसिटी का स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मात्रा क्या होता है? जूल। ऑब्जेक्ट क्या आ गया? जैसे गाड़ी को चल रही है, जैसे कोई कार मूव कर रही है, उसका मास कितना है? मास कितना है? मान लो 1200 किलोग्राम है फॉर एग्जाम्पल। वी कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड। उसका स्क्वायर कर देंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेट कर उसका आंसर आ जाएगा। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। स्थिति ऊर्जा क्या होती है? आपने देखा होगा कि जैसे हम बॉल ऊपर फेंकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, हम टुवर्ड्स टू स्काई फेंकते हैं, तो क्या होता है? वो नीचे की ओर डबल स्पीड से आता है। ऐसा क्यों होता है? कि सोचा आपने? क्योंकि जैसे जितनी तेज से हम बॉल फेंकेंगे कोई, वो दुगनी स्पीड से जाके नीचे आती। क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, उसका मास है m, एक हाई, एक डिस्टेंस, एक डेफिनेट हाइट तक जाकर क्या होती है? वो रुकती है और कुछ सेकंड में डबल स्पीड से नीचे वापस आ जाती है। वो क्या होता है? एक हाइट पहुंच गई, उसका जो वापसी आती है, ग्रेविटेशनल फोर्स जी के बल। जी क्या होता है? किसी चीज को अपने तरफ अफेक्ट करने की पावर। ग्रेविटेशन। आप देखोगे बॉल फुट फेंकते हैं तो नीचे आती है, वो ग्रेविटेशन फोर्स होता है। जैसे घर में वाटर टैंक है हमारा, बिल्कुल है, पानी भरते हैं, तो आपने देखा होगा जब भी हम वाटर टैप खोलते हैं, पानी नीचे या तो ऊपर क्यों नहीं जाता? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हर चीज को ऊपर से नीचे को खींचती है। अब एक क्वेश्चन जो होता है, नेचुरल ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स क्या है? अर्थ। जो भी कोई चीज अर्थ से ऊपर फेंकी जाती है, वो जी के प्रभाव से नीचे 100% आती है। अब मेरे मैच बॉल, मैच होता है, बैट्समैन कितना ही हाई पे मार दे, बाद में बॉल को तो नीचे आती ही आती है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा क्वेश्चन होता है कि हमारे यहाँ जो स्पेस एनर्जी है, अंतरिक्ष ऊर्जा है, उसके बारे में इसका क्या उपयोग है? हमारे यहाँ डेली स्पेसशिप से सैटेलाइट फिक्स किए जाते हैं रॉकेट के थ्रू। उसमें क्या होता है? उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है? कि जब रॉकेट से के सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, तो क्या होता है कि वो विद इन सेकंड, जहाँ पर जी की वैल्यू 9.80 हो रही है, ध्यान से सुनना, जहाँ पर जी की वैल्यू 9.80 आती है, उस एरिया से विद इन सेकंड बाहर निकल जाता है, तो वो ग्रेविटेशन फ्री हो जाता है। आपने देखा होगा जो भी हमारे स्पेस में क्या जाते हैं, सैटेलाइट जाते हैं रॉकेट के थ्रू, क्या करते हैं? वो सीधे ऊपर जाते हैं बहुत स्पीड से। जैसे मान लीजिए 9.8 है, तो वो 12 पॉइंट समथिंग के साथ निकल जाते हैं कि वो बिल्कुल स्पेस से बाहर निकल जाए, और स्पेस से बाहर ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। फ्री बॉल मतलब उन पर कोई इस प्रकार का कोई अट्रैक्शन, ग्रेविटेशन कोई काम नहीं करता है। अब इसमें आप देखो, मैंने आपको तो फॉर्म बताया, के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। दूसरा होता है पी ई इज इक्वल टू पोटेंशियल, क्या होता है? एम जी एच, मास ऑब्जेक्ट इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स इंटू हाइट। हाँ, कभी कभी क्वेश्चंस में हमें जी की वैल्यू 9.8 दी होगी, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में 9.8 गिवन नहीं है, तो हम सीधे 10 ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए, इनके साथ साथ इनके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। न्यूमेरिकल क्या करना है आपने? पहले न्यूमेरिकल को 2-3 बार आराम से ध्यान से पढ़ना है। क्या उसमें क्या दिया गया है? क्या आपको, जैसे पोटेंशियल एनर्जी बात कर रहे हैं कि हाफ एम स्क्वायर, इसमें आपको एम की वैल्यू दी जाएगी, वी की वैल्यू दी जाएगी, विद एब्सोल्यूट। उसके बाद आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो लिखना है, उसका कैलकुलेशन, लास्ट में जो आंसर जूल का लिखना है उसको। क्या जो आपने वैल्यू लिखी है, ध्यान रखना, जो आपने वैल्यू लिखी है 1 मार्क्स की होती है, ठीक है। 1 मार्क्स आपने कौन सा फार्मूला उसमें अप्लाई किया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, उसमें अप्रोक्सीमेटली एक्यूरेट होना चाहिए। और लास्ट में असाइनमेंट है, ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता है। ऐसी पोटेंशियल भी आता है इसमें एक क्वेश्चन होता है स्प्रिंग है। स्प्रिंग में एनर्जी जीरो होती, क्या होती है? जो स्प्रिंग होते हैं, हम स्प्रिंग को जितना तेजी दबाते हैं वो उतने तेजी से ऊपर आते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ अक्सर अर्थक्वेक आते हैं, क्यों आते हैं? बस तो
अर्थ के जो प्लेट्स है वो आपस में जुड़ी हुई है दूसरे साथ, जस्ट लाइक स्प्रिंग, वो धीरे धीरे मूवमेंट करती रहती हैं, तो हमें महसूस नहीं होता। बट जैसे ही जो प्लेट्स का मूवमेंट आता है बढ़ जाता है, वो हमें अर्थ के रूप में दिखाई पड़ता है। अर्थ में क्या होता है, अर्थ हमारे बिल्कुल बहुत तेज से हिलने लगती है। इट मीन्स क्या कि वो एनर्जी है वो एकदम से रिलीज होती है। जो स्प्रिंग है, आप स्प्रिंग को धीरे धीरे रिलीज करोगे तो एनर्जी धीरे धीरे रिलीज होगी, लेकिन स्प्रिंग को दबा के हम छोड़ोगे तो वैसी एनर्जी आपकी तेज रिलीज होगी। इट मीन्स क्या है, एनर्जी को हम थोड़ा बचा के रखें। आपने देखा होगा कि एनर्जी क्या है, बच्चों की एनर्जी कैसी है, पढ़ाई की एनर्जी कैसी है आपकी, बस तो मुझे आप शायद नहीं। देखिए, आपको अपने कैरियर का बहुत महत्वपूर्ण पावर पार करना है, तो इसके लिए आपको अपनी एनर्जी बहुत हाई रखना, जोश हाई रखना पड़ेगा। जो आपको दिया जा रहा है उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए, और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर पूछिए। और दूसरी बात, कभी किसी की बातों में ना आकर क्वेश्चन गलत मत करना, और पेपर में क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। क्या करना, पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट मस्ट आपको करना, बहुत मस्ट है। कम से कम आप अप्लाई को ठीक है नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम कुछ तो करोगे। आप वैल्यू लिखोगे, फार्मूला लिखोगे, तो कम से कम 1 मार्क्स तो मिल सकता है आपको। हाँ, अब आता है एनर्जी कन्वर्जन लॉ। आप एनर्जी को कन्वर्ज कैसे करोगे, पानी को कन्वर्ज कैसे करते हैं हम? जब हमारे यहाँ वाटर एक्सेस में आता है रेन में, तो हम वाटर स्टोर कर लेते हैं। जब हमारे पास ड्राउट पड़ता है, पानी नहीं होता, तो उस पर काम आता है। आजकल रेन हार्वेस्टिंग पर बहुत काम किया रहा है, तो वही सिस्टम है कि वाटर को स्टोर किया जाता है। इसी प्रकार जो एनर्जी है उसको आप स्टोर कैसे कर सकते हो, वो कन्वर्जन लॉ है। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या बताया आपको, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा जोड़ने के बाद एक स्थिरांक कांस्टेंट होता है। इसको हम फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। हमें पता पीई प्लस के ई इज इक्वल टू कांस्टेंट। पी का क्या फॉर्मूला होता है, एम जी एच प्लस के का होता है हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर। सेकंड पॉइंट क्या है, नॉट एनर्जी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ना तो हम किसी चीज की एनर्जी को आप प्रोड्यूस करते हो, ना डिस्ट्रॉय करते हो। इट मीन्स कि हमारे लिए ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। पेपर में 2 मार्क्स का पूछा जाता है, व्हाट इज द एनर्जी कन्वर्जन लॉ, डिफाइन भी है, फार्मूला भी, एक लाइन लिखनी। इसमें आपको 3 मार्क्स का पेपर मिलेगा। मैंने आज आपको वर्क एनर्जी का लगभग सब कहा दिया है। उसके बाद भी आप अपनी प्रॉब्लम निकालिए। मुझे पता है कि आप लोग प्रॉब्लम नहीं निकालते हो। मैंने आपसे परसों 2 क्वेश्चन पूछे थे पिछले वीडियो में 9th वालों से। क्या था कि परमाणु शब्द एटम हमारे किस इंडियन जोशी या हमारे महर्षि हुए, किसने एटम की डिस्कवर की थी? इंडियन के कल्चर से बात कर रहा हूँ सर। आपने आंसर दिया, मैं तो वो थे महर्षि कनद। महर्षि कनद, उन्होंने क्या किया, पदार्थ का नाम दिया, उसमें छोटे छोटे कणों को बोले एटम का नाम दिया, बहुत छोटा नाम दिया। क्या, वो कहते हैं आपने पेन रखा है, आपने पेन पकड़ रखा है, पेन भी छोटे कणों से मिलकर बना है। एक लास्ट जब वो तोड़ते हैं, लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी, बहुत ही माइन्यूट थी, वो हमारे महर्षि कर्ण ने अब से 600 साल पहले, BC 600 साल पहले इस चीज को डिस्कवर किया था, और आज हम उसी चीज को फॉलो कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा मैंने कि साइंस में किस साइंटिस्ट को 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है इन द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री? देखिए, अभी 9th में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर पढ़ा है, उसमें एक एटॉमिक एनर्जी का फॉर्मूला दिया गया था, किसके द्वारा, बाई रदरफोर्ड। रदरफोर्ड को केमिस्ट्री के लिए, और इनकी मिसेज मैडम क्यूरी को फिजिक्स में दिया गया था द एटम एनर्जी को प्रोड्यूस करने, एटम बम के फार्मूले के लिए। इनकी जो मिसेज थी मैडम क्यूरी, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए, केमिस्ट्री के लिए नोबेल प्राइज मिला था। इट मीन क्या, मिस्टर रदरफोर्ड को एटम एनर्जी, और दूसरा क्या, एटम के बारे में डिटेल जानकारी के रूप में नोबेल प्राइज मिल चुका है।
अब एक आप जानते हैं इससे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मिस्टर न्यूटन के बारे में। न्यूटन ये वेरी ग्रेट साइंटिस्ट जिनकी वजह से आज फिजिक्स 90% हमारे पर डिपेंड करती है। क्या आप बता सकते हैं कि न्यूटन ने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि कोई फोर्स है जो ऊपर से नीचे की ओर खींचती है? मिस्टर न्यूटन ने किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि अट्रैक्शन पावर ऊपर से नीचे की ओर खींचती है? या अट्रैक्शन ये किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था? आप मुझे बताइएगा। दूसरी, न्यूटन का हमारी फिजिक्स के लिए क्या कॉपरेट है? जो हमारी फिजिक्स चैप्टर है उसके लिए न्यूटन ने क्या क्या योगदान दिया है, इसके बारे में आप मुझे इसका आंसर दीजिए और थोड़ी कोशिश कीजिए कि आंसर मिलेगा आपको, लेकिन थोड़े आपको अपना सेक्शन रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी ये चीज़ें आ जाती हैं कि किसने क्या किया था। जैसे हम फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे 9th क्लास में भी चैप्टर में, जो शेल्स होते हैं उसकी डिस्कवरी किसने की थी? जो कोशिकाएं होती है कितनी की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। मिस्टर रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने 1665 में इसका एक्सपेरिमेंट किया था, बताया सेल्स क्या होते हैं। तो इसी प्रकार मिस्टर न्यूटन ने हमारे साइंस को और मैथ को बहुत कुछ दिया है। उन्हीं पे बेस्ड हमारा बहुत कोर्स बहुत टॉपिक्स है, चैप्टर्स हैं, उनके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूंगा। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक तो मिस्टर न्यूटन का साइंस के लिए क्या योगदान रहा है, दूसरा किस एक्सपेरिमेंट द्वारा या किस एक्टिविटी द्वारा उन्होंने ये पता किया था कि जो ऊपर से गिरती हुई चीजें नीचे की ओर आती है, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर वो इस संबंधित हो, आप इसकी सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको आराम से समझ आएगा। एक बात और कह दूं कि जो नेक्स्ट चैप्टर ग्रेविटेशन का थोड़ा टफ है, तब तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा उसमें दिमाग में बात है। देखिए, अभी तक हमने फिजिक्स से 4 चैप्टर किए हैं। कौन कौन से किए? मोशन, फोर्स, और बताइए तीसरा वर्क एनर्जी। ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और देन आफ्टर जो मेन चैप्टर है हमारे ग्रेविटेशन, वो सबसे मेन चैप्टर है। जो हमने तीनों चैप्टर की स्टडी की है वो 4th चैप्टर में आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, उसमें हेल्पफुल होगी। आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर बनाया करूँ, किस लेसन बनाया करूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, आपके लिए मैं हर समय तैयार हूँ। टाइम बहुत लिमिटेड है, प्लीज़ टाइम बहुत लिमिटेड है, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसका यूटिलाइज कीजिए। और साथ साथ अपने सेल्फ स्टडी और जो आपके डाउट्स हैं या कोई भी कमेंट्स है आप लिख सकते हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैंने आपको चैनल अपना नंबर दे रखा है। और साथ साथ मैंने आपको कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर एवर रेडी हूँ, रहा हूँ, रहूँगा। तो प्लीज़ आप मुझे जो भी आपकी डाउट है, जो अब तक चैप्टर मेरे हुए हैं, उनमें कोई सी डाउट है, कोई भी एक्टिविटी, मुझ सब क्लियर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपके लिए ऐसा करूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स क्लियर करें और जो मेरी नॉलेज है उसका बेनिफिट आपको मिले। तो मैं अब आपसे विदा हूँ। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ मुलाकात करूँगा। थैंक यू वेरी मच।